हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी यूनिट नंबर 5 दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड्स। इसके मैंने पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर को जेन्युइनली एनालाइज किया है। उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिसमें से बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होती है क्वेश्चंस की, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बताऊंगी जिसमें से एवरेज रिपीटेशन होती है एंड ऐसे टॉपिक्स पे बताऊंगी जिसमें से बहुत कम रिपीटेशन होती है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा हमें कौन से टॉपिक को डिटेल में करना है, पहले करना है, प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे रखना है, और कौन से टॉपिक को हमने बाद में करना है और उसके मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो इससे क्या होगा, आपको वो टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी जिसको करके आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर यह सिलेबस है आपके सामने, आपको पता ही है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड्स का सिलेबस है। आगे चलने से पहले अगर किसी बच्चे ने जो मैराथन वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड्स की, जिसमें मैंने पूरा यूनिट एक ही वीडियो में करवाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जिसने नहीं देखी है वो पहले वो भी ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, आपको कहीं मतलब इधर उधर मतलब जो अलग से टॉपिक्स होते हैं ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा जो है वो सिलेबस एक ही में मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे स्लाइड देख के घबराना मत कि मोस्ट रिपीटेटिव में मैम ने तो बहुत सारे लिख दिए है ना टॉपिक्स। तो यहाँ पर बेसिकली कौन से टॉपिक में कितना पढ़ना है, आपको कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स में से, दैट इज इसमें से 4 से 10 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं पर टॉपिक। ठीक है, पिछले 4 से 5 सालों में। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल टेंडेंसी की, तो दैट इज मीन मोड मीडियन होता है ना उसमें, तो इसके ना बेसिक्स आपको करके जाना है। बहुत ज़्यादा आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं जाना, डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इतना भी कर जाओगे कि मीन मीडियन मोड क्या होता है, आपस में तीनों का रिलेशनशिप क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बेसिक पार्ट्स होते हैं ना इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इतना भी अगर आप कर जाओगे ना तो भी बात बन जाएगी। और सेकेंडली जो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है, कौन से पोजिशनल एवरेज हैं, कौन से मैथमेटिकल एवरेज हैं, तो इसके ना बिल्कुल बेसिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा चैप्टर है हम कैसे करेंगे, तो अगर आप इतना भी कर जाओगे तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लिखा है, तो ये चैप्टर आपको पूरे पूरे करके जाने हैं। ठीक है, मतलब इन चैप्टर्स को आपको प्रॉपर जो है इसके प्रॉपर मैथड्स एंड डिस्पर्जन के, प्रॉपर स्क्यूनेस के जो मैथड्स हैं, इसमें से जो डिस्पर्जन और स्क्यूनेस दोनों में से कम 8 से 9 बार रिपीटेशन हुई है क्वेश्चंस की। तो हर एक मेथड को भी आपको डिटेल में करके जाना है, प्लस सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फॉर्मूलाज तक भी आपको जो है वो डिटेल में यहाँ पर करके जाने होंगे डिस्पर्जन और स्क्यूनेस के, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेशन हुई है तो इस बार भी डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर है ना, इसमें से दोनों चैप्टर में से 4 से 5 बार रिपीटेशन हुई है क्वेश्चन की। पहली बात तो ये है ना, अभी जो रिपीटेशन है ना यहाँ पर इन दोनों ही चैप्टर्स में से पहला जो नंबर पे आता है दैट इज इसकी प्रॉपर्टीज, रिग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज रहती है ना उनमें से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सेकेंड नंबर के समटाइम्स इसमें से शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि लंबे छोटे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूलाज सभी चीज़ों के पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप वैल्यूज पुट करके मौके पे ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं ना क्वेश्चन। तो कोरिलेशन रिग्रेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्यों मतलब बेसिकली क्या बोलता है कोरिलेशन है ना, फर्दर इसके टाइप्स क्या होते हैं, रिग्रेशन हो गया, तो ये बेसिक पोर्शन हो गया, प्लस प्रॉपर्टीज हो गई, प्लस इसके थोड़ा प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी के पहले बात तो इसके प्रैक्टिकल में से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के बतानी है, तो प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, तो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो बेसिक पोर्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वो तो आप हर एक चैप्टर की करते ही करते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं मेन चीज़ें पढ़ जाएं, उन्हें ये पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, है ना, आगे की आगे जो बेसिकली केसेस रहते हैं इसके अंदर, वो सारे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कर जाएंगे। बट तीनों के आपस में बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये बच्चे छोड़ जाते हैं। और एक्चुअली में नेट के एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आप कुछ भी छोड़ो, कुछ भी करो, एटलीस्ट बेसिक ज़रूर करके जाना। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ज़रूर करके जाना।
तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, इसके प्रैक्टिकल में से भी आता है, बेसिक्स में से भी आता है। बाकी उसके बाद जो थ्योरम रहती है ना, एडिशनल थ्योरम होगी, कंडीशनल थ्योरम होगी, बायस थ्योरम होगी, इनमें से बहुत रिपीटेशन देखने को मिली है, तो इसको भी ज़रूर करके जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ 3 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तीनों में से जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से ज़्यादा रिपीटेशन होती है क्वेश्चन की, तो उसको आप डिटेल में करके जाना। रिसर्च वाला जो टॉपिक है उसमें प्रोसेस के अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, बाकी इसका आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पेपर 1 भी करोगे तो उसमें रिसर्च तो अच्छे से करोगे, है ना, तो इसका तो आप वहाँ से कवर कर ही लोगे, है ना। इसके बाद अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा क्लासिफिकेशन जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 टॉपिक दिए हुए हैं, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, है ना। तो अगर हम बात करें जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कम से कम 4 से 5 बार मेरे को इसकी रिपीटेशन देखने को मिली है अकेले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में से, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। इसके बाद अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग में मेथड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज इतना पढ़ के जाना है, नहीं, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कौन से मेथड्स प्रोबेबिलिटी में आते हैं, कौन से मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, और हर एक मेथड बोलता क्या है, मीनिंग क्या है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ पर मेथड्स करके जाना। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में से एक आध बार क्वेश्चन देखने को मिला है, एंड दूसरे नंबर पे जो एरर्स होते हैं सैम्पलिंग के, उनमें से भी एक आध बार देखने को मिला है। तो ये 3 टॉपिक सैम्पलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में से सबसे ज़्यादा जो रिपीटेशन हुई है 3 से 4 बार, दैट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको लंबे छोटे फॉर्मूलाज करके जाना है, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इनमें से प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत कम आता है, ठीक है। जो टेस्ट होते हैं ना, इनमें से प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ना के बराबर आता है, आप ऐसे समझ लो। तो आपको करना क्या अभी टेस्ट में, काई स्क्वायर टेस्ट है, किस लिए होता है काई स्क्वायर टेस्ट, बेसिक आपको फॉर्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्वेश्चंस निकालने बैठा हो बहुत सारे लंबे चौड़े, नहीं, आपको एटलीस्ट बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, काई स्क्वायर होता क्यों है, किस लिए, काई स्क्वायर कहाँ कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। ऐसे जेड टेस्ट होता है कि कितना सैम्पल साइज होना चाहिए जब जेड टेस्ट अप्लाई किया जाता है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक जो है वो जेड टेस्ट और काई स्क्वायर का आना चाहिए, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम रिपीटेशन हुई है। डिटेल में इनके भी आपको नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल में से इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसका आप थोड़ा थोड़ा पढ़ जाना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्केल्स जो होते हैं, जो इंट्रोडक्शन होता है ना स्टैट्स का, जो अगर आप बुक खोलोगे स्टैट्स की तो पहले चैप्टर में दिए हुए होते हैं स्केल्स, दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। तो इनमें से क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार रिपीटेशन हुई है, इवन ये पेपर 1 में भी आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करके जाना। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज अलग से इसीलिए लिखा है कि इन सारे चैप्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, जिसका मैंने आपको बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ के जाना, मेन पढ़ के जाना है, तो उसको आपको मेन पढ़ के जाना है। बेसिकली मैंने यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स प्लस सब टॉपिक्स लिखे हैं जिनमें से रिपीटेशन देखने को मिली है, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब इनमें से कोई भी आप टॉपिक छोड़ते हो या फिर कोई भी सब टॉपिक छोड़ते हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, बट एटलीस्ट उसकी प्रॉपर्टीज, उसका इंट्रोडक्शन इतना ज़रूर करके जाना, तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं एवरेज रिपीटेटिव टॉपिक्स पे। एवरेज रिपीटेटिव टॉपिक्स में पॉइसन, उसके बाद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च के डिज़ाइंस, डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स रहते हैं, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो एटलीस्ट प्राइमरी में कौन से आते हैं, सेकेंडरी में कौन से आते हैं, सबका बेसिक दो लाइनों का मीनिंग आपको इतना पता होना चाहिए, बस उतना ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेस्ट की बात करें, जो रिमेनिंग टेस्ट बच गए, टी टेस्ट है, अनोवा में से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैन विटने में से क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, और क्रूस्कर वॉलेस टेस्ट में से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से हर एक में से पिछले 4 से 5 सालों में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो आप रिपीटेशन तो ज़्यादा है नहीं इनकी, बट ऐसा है कि आए हुए हैं, छोड़ भी नहीं सकते, है ना, छोड़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक टेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, कब अप्लाई किया जाता है, बस एटलीस्ट आप इतना कर जाना, ठीक है। आप बेसिकली ना 25 स्टैट्स दे के घबरा जाते हैं कि हाँ भी स्टैट्स में इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल सम्स हैं, इतने ज़्यादा भर के फॉर्मूला है, किस किस को याद करें, है ना, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं 100 पेजेस के, सेंट्रल टेंडेंसी अकेला ही 100 पेज का चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं इतना सारा कुछ करें तो नहीं, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं कि पूरे चैप्टर में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहेंगी, तो आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये जितने भी अदर टेस्ट बच गए, इसके आप बस मेन बेसिक चीज़ें पढ़ जाओगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज लेस रिपीटेटिव टॉपिक। कुछ इसमें से बच गए हैं, लाइक रिपोर्ट राइटिंग हो गया, रैंक कोरिलेशन टेस्ट हो गया, जो भी अदर टॉपिक्स रिमेनिंग जो भी टॉपिक्स बचे हैं
उनमें से बहुत कम या फिर नहीं ही हुई रिपीटेशन, ठीक है, एक बार भी उनमें से क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो इन टॉपिक्स को आप थोड़े बहुत इनके एमसीक्यूज करोगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इनके आप एमसीक्यूज वैसे तो देखो आपको सभी के करने होते हैं, सभी टॉपिक्स के करने होते हैं, बस ये है कि सब बाकी टॉपिक्स को आप जो है वो सब्जेक्टिव वाइज भी पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव भी दोनों वाइज पढ़ोगे, है ना। और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स में जो टॉपिक बच गए हैं जिनमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है या एक आध बार मुश्किल से आता है, तो उन क्वेश्चंस के, उन टॉपिक्स के बेसिकली आप सब्जेक्टिव वाइज पढ़ने की बजाय अकेला ऑब्जेक्टिव वाइज यानी कि अकेले एमसीक्यूज भी कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। बाकी डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर टाइम बचता है तो डेफिनेटली आप सारे टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। जिन बच्चों के पास टाइम कम है या स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको सारी तैयारी अच्छे से करनी होती है ना। जो बच्चे सेकंड टाइम दे रहे हैं या थर्ड टाइम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो होती है, तो उनको सिर्फ उसे रिवाइज करना रहता है। बट जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए बेसिकली मैंने ये चीज़ बता दी कि आपको इतना सारा सिलेबस फर्स्ट टाइम में करना मुश्किल हो जाता है, तो आप कैसे प्रायोरिटी पे टॉपिक्स को रख सकते हैं, किसको कितना डिटेल में पढ़ना है, किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक्स कम करने हैं, किसके सिर्फ एमसीक्यूज भी करोगे तो भी बात बन जाएगी। ये सारा मैंने आपको प्रॉपर जनरल एनालिसिस करके बता दिया है। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे, एंड अगर आप चाहते हैं और भी यूनिट्स का मैं एनालिसिस लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 3 यूनिट्स का एनालिसिस डाल दिया है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस फाइनेंस। कैसी लगी वो वीडियो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।